वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आज हम अपना सेल वाला टॉपिक जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। आज इसको हम ख़त्म कर देंगे। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद एक लेक्चर हम रखेंगे जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, उनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो अभी नहीं। अभी ये हमारा इट इज़ गोइंग टू बी आवर लास्ट लेक्चर ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो सामने स्क्रीन पर आपको एक इमेज दिखाई दे रही है। आप लोग बचपन से इस तरह की इमेजेस देखते आ रहे हैं। मुझे लगता है फर्स्ट टाइम आपने 7th में ये वाली इमेज देखी होगी, 7th या 8th में। और ये एक टिपिकल प्लांट सेल है। ये एक टिपिकल प्लांट सेल है। यहाँ पर आपको हर वो सेल ऑर्गेनली जो है दिखाई दे रही होगी जो प्लांट्स में मौजूद होती हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक जो है वो बेसिकली एक ऐसे सेल ऑर्गेनली से रिलेटेड है जो सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है। उसको हम बोलते हैं प्लास्टिड्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी प्लास्टिड्स। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको क्लोरोप्लास्ट लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली प्लास्टिड की एक टाइप ही है। तो ये प्लास्टिड है, ठीक है जी। तो चलते हैं आगे। अब देखिए ज़रा इसको ध्यान से। हम प्लास्टिड को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये प्लास्टिड है। आप देखिए प्लास्टिड एक्चुअली है क्या है। ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनली है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में ही मौजूद होता है। एनिमल सेल में ये मौजूद नहीं होता। वो उसका रीज़न क्या है वो आपको अभी थोड़ी देर के बाद पता लग जाएगा कि ये सिर्फ प्लांट सेल में ही क्यों मौजूद होता है और एनिमल सेल में क्यों मौजूद नहीं होता है। उसका रीज़न इसके फंक्शन से रिलेटेड है, वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। तो जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होती है प्लास्टिड्स की, उसमें बहुत सारे मेम्ब्रेनस लेयर्स होती हैं, ठीक है। कंटेन्स न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटीरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। और जिस मटीरियल में ये एम्बेडेड होते हैं उस मटीरियल को हम वी कॉल इट स्ट्रोमा। आप फिगर देख रहे होंगे, ये देखिए, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा व्हाइट वाला पोर्शन जो है ना, ये बीच में आपको ग्रीन पोर्शन दिखाई दे रहा है, येलो पोर्शन दिखाई दे रहा है, और ये छोटे छोटे स्फेरिकल बॉल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। मैं अभी आपके इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताते जाऊंगा, लेकिन आप ये जो व्हाइट वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये बेसिकली इसको हम वी कॉल स्ट्रोमा। हम इसको कहते हैं कि ये स्ट्रोमा है। तो स्ट्रोमा एक्चुअली है क्या है, मैं आपको एक और बात बताऊं। आपको याद होगा जब हम फोटोसिंथेसिस डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ा। तो ये स्ट्रोमा जो है, ये बेसिकली जब आप स्ट्रोमा की बात करते हो तो स्ट्रोमा जो है ये साइट ऑफ डार्क रिएक्शन है। होमोजेनस मैट्रिक्स है ये, ठीक है। और इसमें बहुत सारे फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स, डीएनए, राइबोसोम्स वगैरह वगैरह सब प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। तो मैं अभी जो आप फिगर देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये बेसिकली एक क्लोरोप्लास्ट की फिगर है, प्लास्टिड की फिगर है, ओके। यहाँ पर आप देखिए, आप इस फिगर को अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है, मैंने आपको बताया, ये मैट्रिक्स पोर्शन है, होमोजेनस मैट्रिक्स है, जिसको हम वी कॉल इट स्ट्रोमा, ठीक है जी। और इस स्ट्रोमा में बहुत सारे फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं, डीएनए मौजूद होते हैं और राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं। तो ये तो क्लोरोप्लास्ट का एक मेजर पार्ट है, जिसको मैंने बताया कि इसको हम कहते हैं वी कॉल इट स्ट्रोमा। तो दूसरा मेजर पार्ट जो है इसका, उसको वी कॉल ग्रेना। स्ट्रोमा जो है वो साइट ऑफ डार्क रिएक्शन है। तो जो ग्रेना है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये ग्रेना है, ये ओके। बहुत सारे हैं, देख रहे हैं आप। तो ये जो है, इसको सिंगुलर में हम इसको वी कॉल इट ग्रैनम, ठीक है। तो ग्रेना क्या है, ये साइट ऑफ लाइट रिएक्शन है। इट इज अ स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लैटेंड डिस्कॉइड मीन्स डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स, सैक कंटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल। इनके अंदर क्या मौजूद होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है। मैं फिर से बता दूं, ग्रेना जो है, ग्रेना जिसकी हम बात कर रहे हैं, ग्रेना इट इज अ स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लैटेंड डिस्क लाइक शेप, सैक कंटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल होते हैं। आप देखिए, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ओके। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं प्लास्टिड्स के बारे में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा
देखिए ज़रा प्लास्टिड के स्ट्रक्चर को स्टडी कीजिए। ये स्ट्रक्चर देखिए, ओके, ये स्ट्रक्चर देखिए, सॉरी, ये स्ट्रक्चर देखिए और ये स्ट्रक्चर देखिए। ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इन दोनों के स्ट्रक्चर देखने में एक जैसे लगेंगे। एक जैसे हैं नहीं है, लेकिन देखने में आपको ये एक जैसे लगते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिड्स आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। बाहर से देखने में ये बिल्कुल एक जैसे आपको दिखाई देते हैं। दे आर डबल लेयर्ड, दे कंटेन देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। याद रखिए, ये जो प्लास्टिड्स हैं इनके अपने डीएनए होते हैं, इनके अपने राइबोसोम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है जी। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये बाहर वाला मेम्ब्रेन है, ये अंदर वाला मेम्ब्रेन है। बीच वाली स्पेस को हम इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। ये आपको डीएनए भी दिखाई दे रहा होगा, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट डीएनए। स्ट्रोमा के बारे में मैंने आपको बताया, ग्रेनम के बारे में मैंने आपको बताया। अब थोड़ा सा और अगर हम आगे चलें तो ये थाइलेकॉइड आप देख रहे होंगे, ठीक है जी। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो है, ठीक है जी, इसको वी कॉल थाइलेकॉइड। तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आगे जाने से पहले। जब आप बात करते हैं प्लास्टिड्स की, तो प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल्स में मौजूद होते हैं। इनका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें बहुत सारे मेम्ब्रेनस लेयर्स मौजूद होती हैं, ठीक है। और अंदर एक मटेरियल होता है जो मैंने यहाँ पर दिखाया, ये वाइट कलर का मैट्रिक्स होता है, मटेरियल होता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। और प्लास्टिड जो है देखने में इनकी शेप जो होती है ये काफ़ी कुछ आप देखें देखने में, ये देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये प्लास्टिड है। स्ट्रक्चर काफ़ी मिलता जुलता है। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड है। स्ट्रक्चर बाहर से देखने में बहुत कुछ मिलता जुलता है, अंदर से सेम नहीं होता। डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और इनका अपना डीएनए होता है और राइबोसोम्स भी इनमें मौजूद होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स की टाइप जब आप डिस्कस करते हैं तो प्लास्टिड्स की टाइप्स में सबसे पहली टाइप जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट होती है। वैसे हम 4 तरह से इसके टाइप्स को डिस्कस करते हैं। आप हायर क्लासेस में जाएंगे, वहाँ पर आपको बताएंगे कि 4 टाइप्स वो डिस्कस करते हैं, लेकिन हम 3 टाइप्स के बारे में हम 3 टाइप्स डिस्कस करेंगे। एक है क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है जी। क्लोरोप्लास्ट यही है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा था, ये सारा क्लोरोप्लास्ट ही है। ये जो है ये क्लोरोप्लास्ट ही है। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करते हैं। दीज आर प्लास्टिड्स कंटेनिंग क्लोरोफिल, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट वो इसमें मौजूद होता है, ठीक है जी। ये एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्लोरोप्लास्ट की खास बात क्या है? ये वो प्लास्टिड्स हैं जिनमें ग्रीन कलर पिगमेंट मौजूद होता है, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये ग्रीन कलर देता है प्लांट को। और इसके अलावा एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स। सिर्फ ग्रीन कलर के पिगमेंट्स नहीं होते हैं इसमें अलग अलग तरह के ऑरेंज कलर के या येलो कलर के पिगमेंट्स भी मौजूद होते हैं। और ये भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है, ठीक है। ये भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। पीछे हमने एक और सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली के बारे में बात की थी। आप सोचिए ज़रा, आपको पता लगना चाहिए कि वो कौन सा ऑर्गेनेली था जिसको मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि वो सेमी ऑटोनोमस है। चलते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ सेल्स। क्यों हम कहते होंगे किचन ऑफ सेल्स? तो क्योंकि इसमें क्लोरोफिल मौजूद है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है, ठीक है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, वो यहीं पर हो पाती है। तो इसीलिए वी कॉल इट द किचन ऑफ सेल्स। क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज किचन ऑफ सेल। तो मैं एक बार फिर से क्लोरोप्लास्ट के बारे में बता दूं। ये ऐसा प्लास्टिड है जिसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, और ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। और ग्रीन कलर प्रोवाइड करने के अलावा इसमें मैं एक और चीज़ बता दूं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स भी मौजूद होते हैं। और ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। और क्लोरोप्लास्ट्स को हम किचन ऑफ सेल्स भी कहते हैं। फंक्शन क्या है इसका? ये फोटोसिंथेसिस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। इसके अलावा दूसरा जो पार्ट है वो है ल्यूकोप्लास्ट।
ठीक है, ये पहला पार्ट हुआ, पहला टाइप हुआ सॉरी क्लोरोप्लास्ट। अब हम दूसरा टाइप स्टडी करेंगे, वो है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? दीज आर वाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स। ये वाइट कलर के या कलर्स प्लास्टिड्स होंगे और दे कैन चेंज इनटू अदर टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। ये जो हैं ये दूसरे टाइप्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ये प्लास्टिड्स जो हैं ये दूसरे टाइप में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है जी, तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे। मैं आपको बता दूं, मैंने अभी आपको पहले क्लोरोप्लास्ट बताया, अभी जो मैं आपको बता रहा था ल्यूकोप्लास्ट बता रहा था। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो वाइट या कलरलेस प्लास्टिड्स हैं जो दे कैन चेंज इनटू अदर टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, वो दूसरे टाइप्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो फंक्शन देखिए इसका क्या होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो मटेरियल स्टोर करता है, उसका काम होता है मटेरियल को स्टोर करना। जैसे कैसा मटेरियल हो सकता है? ऑयल्स हो सकते हैं, ओके, स्टार्च हो सकते हैं, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं। इन सबको स्टोर करने का काम जो है वो ल्यूकोप्लास्ट का होता है। तो ल्यूकोप्लास्ट आप समझ सकते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरोप्लास्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रक्रिया जो है, पूरा प्रोसेस जो है वो यहीं पर होता है। इसी तरह से ल्यूकोप्लास्ट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट जो है वो स्टोरेज में हेल्प करता है, स्टार्च की स्टोरेज में, ऑयल्स की स्टोरेज में, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स के स्टोरेज में। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। ठीक है जी, हमने बात कर ली क्लोरोप्लास्ट की, हमने बात कर ली ल्यूकोप्लास्ट की, अब हम बात करेंगे क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है वो भी देख लेते हैं। ये भी कलर्ड प्लास्टिड्स हैं लेकिन इसमें ग्रीन कलर नहीं होता एक्सेप्ट ग्रीन, ओके। क्रोमोप्लास्ट्स आर कलर्ड प्लास्टिड्स एक्सेप्ट ग्रीन कलर। So what is their importance? So let me tell you, chromoplasts impart color to flowers and fruits. इसको आप लाइटली मत लीजिएगा, ये बात ऐसी नहीं है कि इसको हम लाइटली ले सकें कि इसके कारण कलर मिल रहा है फ्लावर्स को, फ्रूट को। ठीक है, फ्लावर का कलर, फ्रूट का कलर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, आपको पता होगा प्लांट रिप्रोडक्शन में पॉलिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो कलर होता है वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और वो कलर किसके कारण आता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण आता है। क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ठीक है, एंड दे आर सपोज टू बी रिच इन कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स एंड लिपिड्स। दे आर रिच इन कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स एंड लिपिड्स। तो हमने प्लास्टिड्स के बारे में पता किया। प्लास्टिड्स प्लांट सेल्स में ही सिर्फ मौजूद होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ये इंटरनल मेम्ब्रेन है, इसका एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है, और बीच में इसके स्पेस है जिसको इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस हम कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया ये इसके अंदर एक मैट्रिक्स है जिसको वी कॉल इट स्ट्रोमा, और सारे जो पार्ट्स होते हैं वो इसी स्ट्रोमा में फ्लोट कर रहे होते हैं। ठीक है, हमने बहुत सारी और चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, उनमें से एक था स्ट्रोमा। फिर हमने बात किया ग्रेना के बारे में। स्ट्रोमा जो है साइट ऑफ डार्क रिएक्शन है, और ग्रेना जो है वो साइट ऑफ लाइट रिएक्शन है। फिर मैंने आपको थैलाकॉइड्स के बारे में बताया। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि इनमें अपना डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, और ये सेमी ऑटोनमस बॉडीज़ हैं। फिर मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स के बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया जिसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है जिसके कारण जो है प्लांट का ग्रीन कलर होता है। और मैंने साथ में आपको ये भी बताया कि इसी को हम किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं, और फंक्शन क्या है इसका? फोटोसिंथेसिस में ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, बल्कि फोटोसिंथेसिस इसी के कारण होता है। फिर दूसरा मैंने आपको बताया था ल्यूकोप्लास्ट, ये कलरलेस या वाइट कलर के प्लास्टिड्स होते हैं, और ये किसी भी दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे ये ग्रो करते हैं ये दूसरे टाइप में कन्वर्ट होते हैं। फंक्शन क्या था इनका? ल्यूकोप्लास्ट जो है स्टोर करता है मटेरियल को, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को, ऑयल्स को, स्टार्च को स्टोर करने का काम ल्यूकोप्लास्ट का है। क्रोमोप्लास्ट जो है ये कलर्ड प्लास्टिड्स है, लेकिन इसमें ग्रीन कलर नहीं होता है, ये आपने याद रखना है, एक्सेप्ट ग्रीन। सो इसका फंक्शन क्या हो गया? इसका फंक्शन होता है क्रोमोप्लास्ट को क्रोमोप्लास्ट का काम होता है कलर इम्पार्ट करना फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, ठीक है, ताकि वो अट्रैक्टिव लगे। पॉलिनेशन में आपको पता है इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे, और एक और मैं बात बता दूं, दे आर रिच इन कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स एंड लिपिड्स, ये आपने ध्यान में रखना है। अब हम आगे बात करते हैं वैक्यूल्स की। तो अब स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, वापस मैं प्लांट सेल आपको दिखा रहा हूँ।
लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ प्लांट सेल में ही वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। ये वैक्यूल आप देख रहे हैं, ये तो फिर बड़ा छोटा वैक्यूल प्लांट सेल में दिखाया जा रहा है। अक्सर प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो पूरे वॉल्यूम का 90% तक कभी कभी कवर कर लेते हैं। आप समझ सकते हैं, मतलब ये वैक्यूल्स जो हैं इनका साइज जो है बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उन्होंने कितना मटेरियल जो है अंदर स्टोर किया हुआ है। तो इसके बारे में आपको बता दूं, वैक्यूल्स जो हैं ये बेसिकली फ्लूइड फिल्ड ऑर्गेनेल्स हैं सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। इनके आसपास जो है ये मेम्ब्रेन आप देख रहे होंगे, ये वाइट कलर का दिख रहा है ना, ये मेम्ब्रेन है। तो ये बेसिकली बैलून की तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो आप ये इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड भरता जाता है और ये बाहर की तरफ फैलता जाता है। ओके, जैसे हवा भरती जाती है बैलून में तो वो फैलती जाती है, वैसे ही ये है, इसके अंदर फ्लूइड जो है भरता जाता है। ये स्टोरेज के पर्पस के लिए है, मतलब इसमें ये स्टोरेज के लिए यूज होता है, तो ये बढ़ता जाता है। तो वैक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड ऑर्गेनेल्स सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। ओके, तो एनिमल सेल्स में भी ये मौजूद होते हैं, लेकिन एनिमल सेल्स में इनका साइज बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू प्लांट सेल में। मैंने जैसा आपको बताया, प्लांट सेल में दे मे ऑक्यूपाई अबाउट 90% ऑफ द टोटल सेल वॉल्यूम। ठीक है ना, 90% तक जो होता है सेल का वॉल्यूम जो होता है वो एक वैक्यूल ही अकेला कवर कर लेता है। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे, मैं फिर से आपको बता दूं, ये बेसिकली एक स्टोरेज सैक होता है, स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है। सॉलिड और लिक्विड कंटेंट को इसमें स्टोर किया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि वैक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड ऑर्गेनेल्स सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। और एनिमल सेल्स में इनका साइज़ बहुत छोटा होता है, प्लांट सेल्स में इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। मैंने आपको बताया कभी कभी 90% जो वॉल्यूम होता है सेल का वो यही कवर कर लेते हैं। तो द वैक्यूल इज बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। इसके आसपास एक मेम्ब्रेन होती है, इसको हम वी कॉल इट टोनोप्लास्ट। ठीक है जी, टोनोप्लास्ट बेसिकली एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो वैक्यूल का मेम्ब्रेन है। तो इसके वैक्यूल के मेम्ब्रेन को वी कॉल इट टोनोप्लास्ट। अब हम बात करते हैं फंक्शन की। तो मैं आपको बताऊं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कोई आम चीज़ नहीं है। ये सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। प्लांट सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करने का काम, रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम, या एनिमल सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम जो है वो किसका होता है, वो इसी का होता है। लेकिन प्लांट सेल को ज़्यादा टर्जिडिटी और रिजिडिटी जो है इस वैक्यूल के कारण ही मिलती है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये इट एक्ट्स एज स्टोरेज सैक्स ऑफ सेल, ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर इट में स्टोर फूड, वाटर, शुगर, मिनरल्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेल। हर चीज़ जो है इसमें स्टोर हो जाती है, आप देख सकते हैं। सो वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू सेल्स इन प्लांट्स। And many substances, like I've already told you, sugar, water, food, minerals, waste materials, amino acids, organic acids, proteins, etc. can be stored in vacuoles. तो बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तो ऐसा होता है कि वो जो फूड कंज्यूम करते हैं वो स्टोर ही जो है वो वैक्यूल्स में होता है, उनको बोलते हैं फूड वैक्यूल्स। जैसे अमीबा की अगर आप बात करते हैं, आपने अमीबा में न्यूट्रिशन जो है पढ़ा होगा, तो न्यूट्रिशन के वक्त जो फूड जो है वो अंदर जब एनगल्फ करती है तो उसके बाद उस फूड को कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है फूड वैक्यूल्स में। ठीक है जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इन सम unicellular organisms, vacuoles also play an important role in expelling excess of water and some wastes from the cell. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा होता है कि जो वैक्यूल होता है वो केवल स्टोरेज के लिए काम नहीं सिर्फ कर रहा होता है, वो इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस ऑफ वाटर एंड सम वेस्ट्स फ्रॉम द सेल। सो आई एम श्योर कि आपको जितने टॉपिक्स मैंने समझाए हैं वो बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। आज हमने प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ा, आज हमने वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा, और प्लास्टिड्स कितने टाइप के होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है वो पढ़ा, फिर वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा, और वैक्यूल्स के फंक्शन क्या होते हैं ये भी हमने पढ़ा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो है वो बड़े अच्छे से समझ आया होगा। किंतु फिर भी अगर कोई परेशानी हो तो ज़रूर उसके बारे में आप बात कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, घर के अंदर रहिए और जमकर मेहनत कीजिए। गुड डे।